हाँ जी बच्चे, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं आपको हर एक टॉपिक अलग अलग कराऊंगा और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रैक्टिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दिलवाऊंगा। ठीक है ना। आज की वीडियो और मे बी नेक्स्ट वीडियो हम प्रैक्टिकल पोर्शन पर रहेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कराऊंगा। इसका थ्योरेटिकल पोर्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है बच्चे, तो उसकी मैं प्रॉपर एक क्लास लूँगा और उसमें आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा कि वर्किंग कैपिटल क्या एग्जैक्टली क्या चीज़ है, मतलब है ना। मेरे कहने का मतलब है जो इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट है वो हम लोग अलग से सीखेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्वेश्चंस की तरफ हमारा ज़्यादा फोकस होगा। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो मैं एक बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि हम वर्किंग कैपिटल को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। मतलब आप लोगों ने ये अपने 12th क्लास में भी देखा होगा कि जो वर्किंग कैपिटल है हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, है ना जी। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये डेफिनेशन तो आपने देखी होगी। डेफिनेशन क्या मतलब, एक इक्वेशन है जो आप लोगों ने अपने 12th क्लास लेवल पर भी ये चीज़ देखी होगी कि वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चे, मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कि ये क्या मतलब है इस चीज़ का। ठीक है, तो बात को थोड़ा सा समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखना ज़रा। तो मान लेते हैं एक बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट आपको दी हुई है बच्चे एक्स लिमिटेड की। कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, तो उस कंपनी की आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है और बहुत बेसिक सी बैलेंस शीट मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर कंपनीज तो अपनी बैलेंस शीट ऐसे बनाती नहीं है, टी शेप फॉर्म में तो अब कंपनीज बैलेंस शीट बनाती नहीं है, तो वो तो मुझे आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, इस वजह से मैंने इस बैलेंस शीट का सहारा लिया है बच्चे। ठीक है, तो देखना, आपको पता है यहाँ पर कंपनी जो है अपनी फ़िक्स एसेट्स दिखाती है। फ़िक्स एसेट्स में आपका लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी बातें आ जाती हैं, प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑल दैट। ठीक है, यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं, अगर कहीं हमने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग करंट एसेट्स दिखाते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से आता है। तो ये पता है क्या है, मान लो कुछ भी एज्यूम कर लो, मैं अपनी तरफ से कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। मान लेते हैं 200 लाख। ठीक है बच्चे, ये है 80 लाख और ये है आपका 120 लाख। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो बैलेंस शीट का टोटल है आपका 400 लाख है, 4 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी के पास जो प्रॉपर्टी है वो 400 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है या 400 लाख रुपए की एसेट्स है। 4 करोड़ रुपीज़ की एसेट्स है इस कंपनी के पास। ठीक है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये 4 करोड़ रुपीज़ इस कंपनी के पास कहाँ से आए। फ़िक्स एसेट मतलब, बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फ़िक्स एसेट मतलब इसमें बिल्डिंग हो सकती है ना, इसके अंदर आपकी प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, इसके अंदर इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, है ना बच्चे, इसके अंदर आपकी लैंड हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, पता नहीं कितने तरीके की फ़िक्स एसेट है आपके पास, एटसेट्रा, और भी तरीके की फ़िक्स एसेट इसमें हो सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पैसा आया कहाँ से। ये जो 200 लाख रुपीज़ आपने लगाए हुए हैं बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में, इक्विपमेंट में या लैंड में या फर्नीचर में, ये पैसा आया कहाँ से। ठीक है, या मैं ऐसा कहूँ इन्वेस्टमेंट में मैंने कितने लगाए हुए हैं, 80 लाख रुपीज़, मतलब कहाँ पे पैसा लगाया हुआ है ये इन्वेस्टमेंट इन, मान लो मैं ऐसे कहता हूँ बच्चे, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ हो सकती है, ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स में हो सकती है, ये इन्वेस्टमेंट डिबेंचर में हो सकती है, ये इन्वेस्टमेंट किसी जॉइंट वेंचर में हो सकती है, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसा लगा हुआ हो सकता है ना बच्चे। करंट एसेट्स की मैं बात करूँ तो इसमें स्टॉक आ सकता है, पता ही आपको सारे एग्जांपल्स, स्टॉक्स हो गया, डेटर्स हो गए, है ना, डेटर्स हो गए या बिल्स रिसीवेबल हो गए, आपका कैश हो गया, आपका बैंक बैलेंस हो गया, एटसेट्रा। ऐसी पता नहीं और भी हमारे पास करंट एसेट्स होती हैं, बट मैंने आपको एक ओवरऑल बात समझानी है। तो ये एग्जांपल सारे आपको पता ही हैं कि फ़िक्स एसेट में इतनी सारी एसेट आ जाती हैं, सारी फ़िक्स एसेट के एग्जांपल्स हैं, ये सारे करंट एसेट्स के एग्जांपल हैं। ठीक है, वैसे आपको पता है करंट एसेट्स हम उनको कहते हैं जो आने वाले 12 महीने में कैश में रियलाइज़
हो जाती हैं। जैसे डेटर्स है, हमने अपना सामान उधार पे बेचा और उनको कहा जी 3 महीने बाद पेमेंट कर देना, तो इसका मतलब 3 महीने बाद कैश आ जाएगा विदिन 12 मंथ्स, तो इसको हम करंट एसेट्स कहते हैं। ये सारी बातें आपको पता ही होगा बच्चे, 11-12 में आप लोग स्टडी कर ही लेते हो इन चीज़ों को, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इन सबको करंट एसेट्स क्यों कहते हैं या इन सबको फिक्स एसेट्स क्यों कहते हैं, ठीक है। मैं आपसे बस इतनी बात बताना चाहता हूँ कि जो 200 लाख रुपीज़, ये जो 200 लाख रुपए आपने फ़िक्स एसेट में लगाए हैं, ये कहाँ से आए, ये पैसा कहाँ से आया। बिल्डिंग आपने ख़रीदी होगी तो आपने किसी ना किसी को पेमेंट तो करी होगी ना, जो भी इसका वेंडर होगा, जो भी इन एसेट्स के वेंडर हैं, मतलब प्लांट एंड मशीनरी सप्लायर जो है, प्लांट एंड मशीनरी सप्लायर करने वाला या बिल्डिंग सप्लाई करने वाला, ठीक है। या बनाई होगी तो आपने उस पर पैसा खर्च करा होगा, बनी बनाई ली होगी तो पेमेंट करी होगी आपने। मैं ये कहता हूँ ये चीज़ें फ्री में थोड़ी ना आई हैं, आपके पास पैसा होगा तभी आपने ये चीज़ें ख़रीदी हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये पैसा आया कहाँ से, ये 200 लाख रुपीज़, ये 80 लाख रुपीज़, ये 120 लाख। ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूँ, कंपनी की बैलेंस शीट है 4 करोड़ की, तो ये कंपनी के पास पैसे आए कहाँ से। तो ये पैसा कहाँ से आया बच्चे, ये आपको कंपनी की लायबिलिटी साइड बताती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कंपनी की इन्वेस्टमेंट है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कहते हैं इसको, पता है आपको ये क्या चीज़ है। 400 लाख रुपीज़ टोटल, दिस इज़, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 200 लाख, 80 लाख, 180, 120 लाख, ठीक है, जिसमें आपने इन सारी जगह पैसा लगाया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। कि आपके पास जो पैसा आया है आपने उसको कहाँ अप्लाई करा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। करंट एसेट्स में आपने 120 लाख रुपए लगा दिए, इन्वेस्टमेंट में आपने 80 लाख रुपए लगा दिए, फिक्स एसेट में आपने कितना लगा दिया बच्चे, 200 लाख रुपीज़। तो ये पैसा आपने बिज़नेस में लगा दिया, तो हमने क्या वर्ड यूज़ करा इसके लिए, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। बात समझ आई यहाँ तक। अच्छा, अब आप ये मत सोचना कि सर डेटर्स में कैसे लगाया होगा। डेटर्स का तो मतलब होता है कि पैसा, डेटर्स का तो मतलब होता है कि वो लोग जिनको आपने गुड्स या सर्विसेज उधार पे दिए हैं, है ना। गुड्स या सर्विसेज जिसको आपने उधार पे बेचा है उसी को तो हम डेटर्स कहते हैं। तो डेटर्स को आपने कैश कैसे दिया होगा, बात समझ। लोन, अगर लोन दिया होगा तो एक अलग मैटर हो गया। मैं कहता हूँ अगर आपने सामान भी बेचा है तो बच्चे आपने वो सामान तो कहीं ना कहीं से ख़रीदा होगा ना। आप समझो मेरी बात में क्या कहना चाहता हूँ। मान लो मैंने कुछ गुड्स सप्लाई करा है उनको, कस्टमर को गुड्स सप्लाई करा, तो मैंने भी तो कहीं ना कहीं से गुड्स खरीदे होंगे, हाँ या ना। तो उनको तो मैंने पेमेंट करी होगी ना, तो मेरा पैसा तो फंस गया डेटर्स के अंदर। हम लोग यही टॉपिक आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ऑपरेटिंग साइकिल। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर बहुत फेमस टॉपिक है ऑपरेटिंग साइकिल, हम आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो खैर, तो फिलहाल मुद्दे की बात यह है बच्चे कि ये एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एसेट साइड को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ये पैसा कहाँ से आया, ये हमारे पास होती है लायबिलिटी साइड, जिसको हम कहते हैं सोर्सेस ऑफ फंड्स। ये तो आपको पता ही है, बैलेंस शीट का टोटल तो होता दोनों सेम ही है। कहाँ से आया ये 400 लाख रुपीज़, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी के पास कह लो कि 100 लाख रुपीज़ की इक्विटी शेयर कैपिटल है, 1 करोड़ रुपीज़ की। 4 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए, देखो इधर आपने कितना पैसा बिज़नेस में लगाया हुआ है बच्चे, 400 लाख। तो 400 लाख में से 100 लाख, 4 करोड़ में से 1 करोड़, है ना जी। 4 खोखे बोलते हैं ना आप इसको, माफिया लैंग्वेज में क्या देते हैं, खोखे, खोखा पेटी एंड ऑल। तो 4 खोखे में से 1 खोखा कहाँ से आया मेरे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल से। तो 1 करोड़ मैंने इक्विटी से लिया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, है ना। इसके बाद कुछ मेरे पास डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर भी चलो ले ही लेते हैं, वैसे तो इसका कोई ना भी लो तो भी चलेगा, बट चलो ठीक है। 20 लाख रुपीज़ मैंने जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से भी लिया हुआ है। अच्छा, कुछ हमारे पास रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है बच्चे। रिजर्व्स एंड सरप्लस है मेरे पास, मान लेते हैं 80 लाख। तो ये कितना हो गया बच्चे, चलो मैं इसको एक हाँ चलो ठीक है, 80 लाख रुपीज़ हो गया, यानी कि 200 लाख हो गया। फिर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपसे डिबेंचर्स, है ना, लोन्स वगैरह। सीधी सी बात है, लॉन्ग टर्म लोन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म लोन्स। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ बच्चे, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म लोन्स। तो चाहे वो लोन आपने पब्लिक से लिया हो, अगर आप लॉन्ग टर्म लोन पब्लिक से लेते हो तो उसको हम डिबेंचर कह देते हैं। अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन
किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ तो सिंपली हम बैंक लोन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने इसमें कितना लिया होगा, और यहाँ पे हम ले लेते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है, 60 लाख। तो ये कितना हो गया, ये हम ले लेते हैं ये 2 लाख हो गया ना बच्चे। चलो मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, इसको हम 200 लाख कर देते हैं, 200 और एक ये 300। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 40 लाख। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। तो 40 लाख रुपीज़, तो टोटल कितना हो गया बच्चे, 1 और 1 2 और 2 4 करोड़ हो गए। ठीक है ना, ये हमारी बैलेंस शीट है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चे, और इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, ये जो पूरी साइड है ना मेरी, प्लीज़ ध्यान से समझना मेरी बात, इस पूरी लायबिलिटी साइड को बोला जाता है सोर्सेस ऑफ फंड्स। कि पैसा कहाँ से आया, सोर्स क्या है पैसा आने के। ये जो 400 लाख रुपए आपने बिज़नेस में लगाए हुए हैं, ये पैसा कहाँ से आया आपके पास, तो ये पैसा आने के सोर्स क्या है बच्चे, ये सारे सोर्स हैं, विच इज़ कॉल्ड एज सोर्सेस ऑफ फंड्स, या इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में हम लोग इसको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना ऑफ कंपनी। बात समझ आई यहाँ तक? अच्छा, तो 400 लाख रुपए आपके पास इस तरीके से आए। तो आप मुझे ये बताओ बच्चे, सोच के और समझ के जवाब देना जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। ये जो 200 लाख रुपीज़ में आपने फ़िक्स एसेट ख़रीदी हैं, मतलब 200 लाख रुपीज़ जो आपने बिज़नेस में लगाए हैं, फ़िक्स एसेट में लगाए हैं, वो पैसा आपने कहाँ से अरेंज करा है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ 200 लाख रुपए आपने किस में से लगाए हैं। क्या आपने ये 200 लाख रुपए सारा का सारा इक्विटी में से लगाया है, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल भी 200 लाख की है। तो क्या सारा पैसा आपने इक्विटी से इन्वेस्ट करा है इसके अंदर, मतलब आपने इक्विटी शेयर इशू करा, कैश आ गया आपके पास, फिर आपने उस कैश से फ़िक्स एसेट ख़रीद ली, या पैसा प्रेफरेंस शेयर से भी लिया, वो भी आपने इसमें लगाया है, या आपका खुद का सेव किया हुआ पैसा है, रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब आपकी खुद की सेविंग्स है, तो जिसको हम रिटेन अर्निंग कह देते हैं, क्या वो पैसा आपने इसमें लगाया हुआ है, क्या ये लोन का पैसा आपने लगाया हुआ है, या करंट लायबिलिटी का पैसा इसमें लगाया हुआ है। तो बच्चे समझ आया मेरा क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन यह है कि जो 200 लाख रुपीज़, चलो इस 80 लाख रुपीज़ को भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 280 लाख रुपए आपने बिज़नेस में लगाए हुए हैं, और मैं एक बात और अज्यूम कर रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सीधी सी बात है, फिक्स एसेट का ही पार्ट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे, ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ। क्या मेरी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी कहना कि जो 280 लाख रुपए मैंने इसमें लगाए हैं, मतलब ये जो टोटल मेरी फ़िक्स एसेट है ना, इसके अंदर मैंने पैसा कहाँ से लगाया, पैसा आने के सोर्स तो ये रहे सारे, तो ये पैसा मैंने कहाँ से लगाया। क्या ये पैसा मैंने ऐसे, ध्यान से सुना मैं क्या बोलता हूँ, क्या ये 60 लाख रुपए मैंने इसमें लगाए होंगे जो मैंने करंट लायबिलिटी से लिए हैं, है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स वगैरह, क्या मैंने इनसे पैसा लेके इसमें लगाया है ना, और इनसे पैसा लेके मैंने करंट एसेट्स में लगाया, मतलब मेरा फाइनेंसिंग पैटर्न क्या रहा होगा। तो बच्चे एक बड़ा कॉमन सेंस है, मैं एक बात बताता हूँ आपको, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते कि करंट लायबिलिटी से पैसा लेकर हम फिक्स एसेट में लगा दें। मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि करंट लायबिलिटी से पैसा लिया और उसको हमने फ़िक्स एसेट में लगा दिया। आपने बैंक से 6 महीने के लिए उधार लिया, 500 करोड़ मान लेते हैं एग्जांपल, और उस 500 करोड़ से आपने प्रॉपर्टी ख़रीद ली, लैंड ख़रीद ली, बिल्डिंग ख़रीद ली अपने ऑफिस के लिए। तो आप मुझे बताओ, क्या बैंक 6 महीने बाद आपके पास आएगा या नहीं पैसा मांगने के लिए? बिल्कुल आएगा। बैंक से आपने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया, तो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद बैंक आपके दरवाज़े आके खड़ा हो जाएगा और बोलेगा जी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दो, हमारा पेमेंट करो, इंटरेस्ट की प्लस आपने जो लोन लिया था वो वापस करो। तो सोच के देखो आप, क्योंकि वो पैसा तो आपने फ़िक्स एसेट में लगा दिया। फ़िक्स एसेट का मतलब जो आप बिज़नेस में यूज़ करोगे लॉन्ग टर्म के लिए। तो क्या आप अपनी एसेट को बेच के पैसा दोगे इनका? क्योंकि 6 महीने में आप इतना बिज़नेस तो नहीं कर पाओगे कि आप उससे अपना लोन पे कर दो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चे कि करंट लायबिलिटी का पैसा कभी भी हम लोग फ़िक्स एसेट में इन्वेस्ट नहीं करते। अच्छा, तो फिर करंट लायबिलिटी का पैसा कहाँ इन्वेस्ट करा जाता है? तो बच्चे करंट लायबिलिटी का पैसा इन्वेस्ट करा जाता है करंट एसेट्स में।
क्योंकि करंट एसेट की लाइफ भी 1 साल होती है और करंट लायबिलिटी की लाइफ भी 1 साल होती है। करंट एसेट्स विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं और करंट लायबिलिटी भी विद इन 1 ईयर कैश में पे हो जाती हैं। आप समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तो करंट लायबिलिटी का पैसा करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करा जाता है, ना कि फिक्स एसेट्स में। समझ आई यहाँ तक? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये 280 लाख रुपीज़ आपने लगाए हैं फिक्स एसेट में, ये कहाँ से लगाए होंगे? तो आपने ये पैसा यहाँ से लगाया होगा, समझ रहे हो? यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स में से, यहाँ से। ये जो 200 लाख, 20, 80 और ये 40, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। 200, 20, 80 और 40। तो इसका मतलब ये कितना हो गया बच्चे? 340 हो गया ना। तो इसका मतलब 340 में से आपने 280 किस में लगा दिया? फिक्स एसेट में। बात समझ आई बच्चे मेरी बात? यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने लॉन्ग टर्म फंड्स किस में लगाए? फिक्स एसेट में। मैंने आपको बताया ना कि फ़िक्स एसेट में जो पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्ट करा जाता है, वो कभी भी शॉर्ट टर्म से नहीं लिया जाता, वो हमेशा लॉन्ग टर्म से लिया जाता है। तो इसका मतलब मैंने लॉन्ग टर्म से कितना लिया है? तो बच्चे मैंने लॉन्ग टर्म से लिया है 340। तो क्या सारा पैसा मैंने फ़िक्स एसेट में लगा दिया? नहीं, 340 में से मैंने 280 किस में लगाया है? लॉन्ग टर्म में। समझ आई? मैं आपको इसको थोड़ा सा और साफ साफ लिख के दिखाता हूँ, आपको बात अच्छे से समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली मुझे वो इक्वेशन एक्सप्लेन करनी है कि वो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी क्यों कहते हैं इसको, है ना। तो फिक्स एसेट्स 200 लाख, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 80 लाख। चलो ये तो एक ही बात हो गई, 280 मतलब फिक्स एसेट में आपने लगाया हुआ है पैसा। इसके बाद बच्चे फिर यहाँ पर करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स इसमें मैंने 120 लाख हो गया। इसमें टोटल कितना हो गया? ये 400 लाख। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ESC इक्विटी शेयर कैपिटल 200 लाख। यहाँ पर हम लिखेंगे PSC प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज़ 20 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस ये हो गया मेरा 80 लाख। और डिबेंचर्स या लोन्स वगैरह कुछ भी कह लो आप, दैट इज़ 40 लाख, है ना। तो इसको मैं अलग रख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे क्या है बच्चे? ये है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। इनको पैसे की जल्दी नहीं होती। इक्विटी शेयर का पैसा कंपनी में परमानेंट होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा कंपनी में 20 साल के लिए होता है। रिजर्व एंड सरप्लस तो अपने ही पैसे हैं, है ना, इक्विटी का ही पार्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस। डिबेंचर्स इनका पैसा कंपनी में 10 साल के लिए होता है। तो मतलब इनका पैसा हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो यहाँ से फाइनेंस करना चाहिए फिक्स एसेट को। मेरी बात समझ आई? अच्छा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? करंट लायबिलिटी जिसको हम 60 लाख हमने रखा है करंट लायबिलिटी, है ना। टोटल हो गया 400 लाख। समझे बच्चे यहाँ तक मेरी बात? तो ये जो 380 है, 380 में से कुछ हिस्सा मैंने किस में लगाया है? फिक्स एसेट में। हाँ या ना? आप खुद ही देखो ना, फिक्स एसेट में टोटल कितना लगा हुआ है? 280। कहाँ से आए ये पैसे 280? क्या ये 280 मैंने करंट लायबिलिटी में से लगाए? नहीं बच्चे, ये 280 मैंने किस में से लगाए होंगे? लॉन्ग टर्म में से। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म तो मेरे पास कितना हो गया? 340। तो 340 में से अगर मैंने 280 यहाँ लगाए तो बाकी के कहाँ लगाए होंगे? करंट एसेट्स में। बताओ कितना लगाया होगा करंट एसेट? तो करंट एसेट में मैंने लगाए होंगे 60 लाख। करंट एसेट का टोटल बताओ कितना है? 120। हाँ या ना भाई? करंट एसेट का टोटल कितना है बच्चे? 120। तो 120 आपके पास कहाँ से आए? पैसे कहाँ से आए करंट एसेट में लगाने के लिए? तो कुछ पैसा मैंने किससे लिया बच्चे? करंट लायबिलिटी से। करंट लायबिलिटी से हम करंट एसेट्स को फाइनेंस करते हैं और करंट एसेट्स को फाइनेंस हम लॉन्ग टर्म से भी करते हैं बच्चे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर मैं आपसे कहूँ कि फ़िक्स एसेट को किससे फाइनेंस करना चाहिए, मतलब उसमें पैसे कहाँ से लगाने चाहिए, तो हम कहते हैं कि फ़िक्स एसेट शुड ऑलवेज बी फाइनेंस्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स एंड करंट एसेट शुड बी फाइनेंस्ड फ्रॉम बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। समझ आई यहाँ तक? तो 120 लाख में से मैंने 60 लाख रुपीज़ करंट लायबिलिटी से लेके लगाए हैं और बाकी 60 लाख मैंने कहाँ से लगाए? लॉन्ग टर्म फंड्स में से। तो जो पैसा, प्लीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, जो पैसा मैंने लॉन्ग टर्म से लगाया है ना, जो पैसा मैंने लॉन्ग टर्म से लगाया है करंट एसेट्स में, उसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं बच्चे। वर्किंग कैपिटल को डिफाइन कैसे करा जाता है? वर्किंग कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट्स विच इज़ फाइनेंस्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स। समझ आया मैंने क्या बोला?
करंट एसेट इज़ दैट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट विच इज़ फाइनेंस्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स। आई होप आपको बात समझ आई हो। अब देखो इधर मेरी बात, करंट एसेट्स कितना है बच्चे 120। अगर मैं इसमें से, प्लीज़ सुनना, अगर मैं इस 120 लाख में से 60 लाख वाला पोर्शन हटा दूँ, अगर मैं करंट एसेट 120 लाख में से अगर मैं ये 60 लाख वाला पोर्शन हटा दूँ तो क्या बचेगा? तो यही वाला 60 बचेगा ना, जो मैंने लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करा है। तो उसी को तो वर्किंग कैपिटल कहते हो आप मुझे बताओ, वर्किंग कैपिटल हम किसको कहते हैं? आप कहते हो कि वर्किंग कैपिटल इज़ इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, हाँ या ना? तो करंट एसेट्स कितना है 120। कहाँ से आए आपके पास ये पैसे 120? ये 60 लाख रुपीज़ मैंने करंट लायबिलिटी से लेके लगाए थे, तो वो हटा दो आप। तो जो पैसा आपने करंट लायबिलिटी से लगाया है उसको हटा दोगे तो क्या बचेगा? तो वो बच जाएगा जो आपने लॉन्ग टर्म से लगाया होगा, जिसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं बच्चे। तो वर्किंग कैपिटल इज़ व्हाट? वर्किंग कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट विच इज़ फाइनेंस्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंड्स। बात समझ आई यहाँ तक? तो इस तरीके से चलते हैं बच्चे। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई हो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है तो आप क्या बोलोगे? वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, है ना? क्या मतलब है बच्चे इस चीज़ का? इट इज़ वर्किंग कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज़ दैट पार्ट ऑफ करंट एसेट विच इज़ financed from long term funds, है ना जी? तो ये चीज़ होती है बच्चे। आई होप आपको समझ आया हो। वैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ बच्चे, बिज़नेस में ना वर्किंग कैपिटल का रोल बड़ा अहम होता है। मतलब वर्किंग कैपिटल को हम लोग सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कह देते हैं कभी कभार, सर्कुलेटिंग कैपिटल, ठीक है? वर्किंग कैपिटल को हम कभी कभार सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कह देते हैं। लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। ये क्या है लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? बट आप ये समझ लेना कि वर्किंग कैपिटल को हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कह देते हैं, ठीक है? बाकी बातें ये लाइफ ब्लड क्यों कह रहा हूँ मैं इसको, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ होती है बच्चे, ठीक है? तो आगे देखते हैं आप लोग। अब इस टॉपिक के अंदर ना बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। मैं आपको अगर मैं इस टॉपिक की कवरेज बताऊँ, इस चैप्टर की, मतलब कवरेज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो टॉपिक 1 बच्चे, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एस्टिमेशन ऑफ, पहला मैं आपको यही टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कुछ टीचर्स इसको सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, तो सबके पढ़ाने का अपना अपना वे होता है, कोई किस हिसाब से पढ़ाता है, कोई किस हिसाब से पढ़ाता है। बस बात बच्चों को समझ आनी चाहिए, मेन टारगेट ये होता है। हर टीचर का टारगेट होता है कि वो अपने बच्चों को टॉपिक बड़े ईजिली वे में बता दे, ठीक है? वही कोशिश मेरी भी रहेगी। टॉपिक नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है? तो ये चीज़ है। टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 3 इसको हम रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिसीवेबल या डेटर्स मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट। टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 कैश मैनेजमेंट,
टॉपिक नंबर 4 कैश मैनेजमेंट। ठीक है बच्चे। टॉपिक नंबर 5 इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये 5 टॉपिक है, वैसे समझ आए यहाँ तक? ये 5 टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है बच्चे। तो टॉपिक 1 2 3 4 5 सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेसिकली मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाया जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ना बच्चे, ये कॉस्ट अकाउंटिंग में बच्चे स्टडी करते हैं मटेरियल कॉस्ट के नाम से। ठीक है। तो देखते हैं, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं इसको भी डिस्कस कर दूंगा। मेनली फोकस हमारा इन 4 टॉपिक पे रहेगा। ठीक है, कर लेंगे इसको भी डिस्कस, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज का एक टॉपिक उठाते हैं। पहले मैं आपको ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड समझाता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर आऊँगा बच्चे। ठीक है, चलिए। तो ये निकल कर आता है मेरा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ठीक है जी, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आया हुआ है कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या चीज़ होती है अभी देखते हैं इसको। इससे पहले ना मैं आपको कुछ रेशोज़ का मतलब समझाना चाहूँगा बच्चे। आप लोगों ने अपना आई थिंक फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, या फिर हो सकता है 12th क्लास में, आपने एक टॉपिक ज़रूर स्टडी करा होगा जिसका नाम है रेशो एनालिसिस। समझ आया मैंने क्या बोला? रेशो एनालिसिस का आपने एक टॉपिक स्टडी करा होगा। तो मैं थोड़ा सा आज की वीडियो में थोड़ा सा फोकस रखूँगा मैं उसके ऊपर, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार बच्चों को रेशो अगर समझ में आते होंगे ना तो ये टॉपिक बड़ा ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको एक रेशो को समझाता हूँ, फिर हम बात करते हैं उसके ऊपर। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं उस रेशो को समझाने में, क्योंकि वो चैप्टर का पार्ट नहीं है इस वजह से, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा यूज़ हो जाता है, तो इसलिए ध्यान देना ज़रा एक बात पे। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो समझ आया मैंने क्या बोला बच्चे? स्टॉक टर्नओवर रेशो। तो अब आपको पता है यार, स्टॉक जो है रॉ मटेरियल की फॉर्म में भी होता है, स्टॉक WIP की फॉर्म में भी होता है, वर्क इन प्रोग्रेस, और मेरा जो स्टॉक है वो फिनिश गुड्स की फॉर्म में भी होता है। यानी कि 3 तरीके की इन्वेंट्री होती है जनरली। रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा, स्टॉक टर्नओवर रेशो को हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो कैसे निकालते कैसे हैं इसको? पहले मैं आपको फिनिश गुड्स का बताता हूँ बच्चे। यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशो में किसका निकालना बता रहा हूँ आपको? फिनिश गुड्स का। बाद में फिर मैं आपको रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का भी बता दूँगा। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो किसका? फिनिश गुड्स का। फिनिश्ड गुड्स का। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? बड़ा सिंपल है, ये तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा। हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक। ठीक है जी, तो इस तरीके से निकालते हैं बच्चे। और ये रेशो हमेशा टाइम्स में कैलकुलेट होता है, पता है आपको ये बात? इसको हम 12th क्लास में एक्टिविटी रेशो या टर्नओवर रेशो के नाम से जानते थे, या इसको हम परफॉर्मेंस रेशो भी कहते थे। मतलब हम ये ऐसे बोलते थे कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज़ करती है ना, सेल्स जनरेट करने के लिए। अब मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यार मेरे पास बने बनाए सामान रखे हों, तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि उसको जितना जल्दी हो सकता है सेल्स में कन्वर्ट करूँ, हाँ या ना?
देखो अगर आपके पास रॉ मटेरियल है तो हम कोशिश करते हैं कि रॉ मटेरियल जितना जल्दी हो सकता है वो कंजम्पशन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उसको कंज्यूम कर लिया जाए। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ तक? फिनिश गुड्स जो होते हैं उसके पीछे पर्पस होता है कि उसको जितना जल्दी हो सकता है उसको सेल करा जाए। अब जैसे मान लो मैं पनीर बनाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसी कोई पेरिशेबल नेचर के गुड्स बनाता हूँ जो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, तो मैं डेली करता हूँ दूध में, मक्खन में, इन सारी चीज़ों में, है ना। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या ये सामान जल्दी ख़राब होने वाले हैं या नहीं, है ना। आपने पनीर, दूध से आपने पनीर बना लिया, तो अब क्या चाहोगे कि पनीर आपके पास रखा रहे? क्या आप ये चाहते हो कि पनीर का स्टॉक मेरे पास लंबे टाइम के लिए होल्ड रखे, मतलब मैं उसको लंबे टाइम के लिए होल्ड रखूँ? नहीं ना बच्चे, मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है उसको फैक्ट्री से रिलीज़ कर दूँ, या जहाँ भी मैंने बनाया होगा वहाँ से मैं उसको रिलीज़ कर दूँ, हाँ या ना। जितना जल्दी हो सकता है उसको गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो वही पर्पस होता है स्टॉक टर्नओवर रेशो का। जो फिनिश गुड्स का स्टॉक होते हैं ना, कोशिश क्या करते हैं कि इसको जितना जल्दी हो सकता है गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो जैसे मैं कहता हूँ, मान लो आंसर मेरा आया 6 टाइम, प्लीज़ सुनना मेरी बात, मेरा आंसर आ रहा है 6 टाइम्स। तो इसका क्या मतलब है 6 टाइम्स आने का? इसका मतलब यह है कि पूरे साल के अंदर, पूरे साल में मैंने 6 बार अपने गुड्स को मतलब मैं ऐसा कहूँ कि अपने स्टॉक को गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट करा। समझ आया मेरी बात? मैंने क्या बोला? सेल्स डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बताता है ये रेशो में कि आपका सेल्स डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। समझ आई यहाँ तक मेरे क्या कहना चाह रहा हूँ? 6 टाइम का मतलब क्या है बच्चे कि पूरे साल में आपने 6 बार अपने गुड्स को ऐसा कहो कि अपने स्टॉक को गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट करा। ये रेशो जितना हाई होगा उतना बेटर है। क्यों? अब जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ यार आंसर आ रहा है मेरा 12 टाइम्स, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 12 टाइम्स आने का मतलब क्या है बच्चे? 12 टाइम्स आने का मतलब है कि आपने पूरे साल में 12 बार आपने गुड्स को, अपने स्टॉक को गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट करा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं अपने स्टॉक को 12 बार गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उसको अपने पास सिर्फ 1 महीने के लिए होल्ड करके रख रहा हूँ, हाँ या ना। समझ आया मैंने क्या बोला? अगर मेरा आंसर 6 टाइम आता है तो इसका मतलब मैं अपने सामान को 2 महीने के लिए अपने पास रखता हूँ, हाँ या ना। मतलब उसको सेल होने में 2 महीने लग जाते हैं। समझ आया मैंने क्या वर्ड बोला? सेल होने में कितना टाइम लग जाता है? 2 महीने, हाँ या ना। आप मुझे बताओ ये टाइम पीरियड 2 महीने जैसे मैं कह रहा हूँ, और 12 टाइम के केस में कितना 1 मंथ, तो कौन सा बेटर है? तो ये बेटर है ना, क्योंकि मेरा पैसा सिर्फ 1 महीने के लिए जो है 1 महीने के लिए स्टॉक में फंसा रहेगा। ये पैसा जितना जल्दी रियलाइज़ हो जाए उतना बेटर है, क्योंकि पैसा फ्री का नहीं आता बच्चे। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? स्टॉक को आपने ख़रीदा होगा कहीं ना कहीं से, हो सकता है बैंक से पैसा उधार लिया हो आपने, तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट हो सकती है यार। अपना पैसा लगाया तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है। तो पैसा फ्री में नहीं आता ना। तो हम क्या चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सकता है पैसा रियलाइज़ हो जाए। अब जैसे मान लो मैं कोचिंग क्लास करता हूँ, तो अगर मैं रूम रेंट पे लेके पढ़ाऊँगा तो मैं क्या करूँगा कि यार जितना जल्दी हो सकता है कैश आ जाए मेरे पास, ताकि मैं रेंट पे कर सकूँ। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ तक? तो जितना जल्दी कैश रियलाइज़ हो जाए उतना बेटर है ना। तो ये रेशो जितना हाई होगा दैट इज़ बेटर। क्यों? जितना हाई होगा मेरा होल्डिंग पीरियड उतना कम होगा। मान लो आंसर आ रहा है 24 टाइम्स, तो इसका क्या मतलब है? 24 टाइम्स का मतलब होता है कि पूरे साल में आपने 24 बार अपने स्टॉक को गुड सोल्ड में कन्वर्ट करा होगा। पूरे साल में 24 बार कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि आप उसको 15 दिन के लिए रखते हो अपने गोडाउन के अंदर, और 15 दिन बाद वो सेल हो जाता है, हाँ या ना। तो जितना हाई रेशो होगा उतना बेटर है बच्चे आपके लिए। समझ गए? निकालते कैसे हैं ये रेशो? स्टॉक टर्नओवर रेशो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और ये पूरे साल का होता है, तभी मैंने यहाँ पे एवरेज लिया है। एवरेज स्टॉक मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? वो मैंने एवरेज स्टॉक यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि ऊपर जो मैंने फिगर लिया है बच्चे वो पूरे साल की फिगर होती है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस मतलब आप कह लो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कोई एक दिन का थोड़ी ना है, पूरे साल का होता है ना, होल ईयर। और एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, पूरे साल ऑन एन एवरेज आपके पास कितना स्टॉक पड़ा रहता है। ठीक है? तो जैसे मैं कहता हूँ कि मान लो मेरे पास 10 लाख का सामान मैंने बेच दिया, ऑन एन एवरेज मेरे पास कह लो कि 1 लाख का सामान पड़ा रहता है। एवरेज स्टॉक मैं अपनी तरफ से ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ भी, एग्जांपल देखते हैं। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो कितना आ रहा है आंसर? 10 टाइम्स। इसका मतलब पूरे साल में आपने
10 टाइम, इसको मैं 12 कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 12। तो ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 12 टाइम्स। इसका मतलब 12 बार मैंने अपने स्टॉक को गुड सोल्ड में कन्वर्ट करा होगा। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। ठीक है बच्चे, तो इसका मतलब अगर मैं 12 बार सेल कर रहा हूँ पूरे साल में, तो इसका मतलब होल्डिंग पीरियड कितना है मेरा, 1 महीना। मैं अपने पास स्टॉक को 1 महीने के लिए होल्ड करता हूँ, हाँ या ना। तो अगर मैं इस केस में स्टॉक होल्डिंग पीरियड निकालता हूँ, स्टॉक होल्डिंग पीरियड, तो बताओ मैं स्टॉक होल्डिंग पीरियड कैसे निकालूंगा। मैं बोलूँगा 12 मंथ्स, अगर मुझे मंथ्स में निकालना है। अगर मैं डेज़ में निकालता हूँ तो 360 डेज़ ऑन एन एवरेज, या 365 भी ले सकते हो। अगर क्वेश्चन आपसे 360 बोलता है तो फिर 360 लेना, या 52 वीक्स, है ना जी, या फिर 52 वीक्स डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो। जैसे मैं अगर मंथ्स में कैलकुलेट करूं तो 12 मंथ्स और डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो भी हमने कैलकुलेट करा था ना बच्चे, 12 टाइम्स आ रहा था, 12 टाइम्स। तो ये रेशो कितना आ जाएगा बच्चे, 1 मंथ। इसका मतलब मैंने इसको 1 महीने के लिए अपने पास होल्ड करके रखा, हाँ या ना। तो मेरा होल्डिंग पीरियड, स्टॉक होल्डिंग पीरियड या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कितना हो गया बच्चे, 1 मंथ। आई होप आपको बात समझ आई हो यहाँ तक, ठीक है ना। तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड, और दूसरा एक मैंने आपको रेशो बताया था, स्टॉक टर्नओवर रेशो। चलो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपने स्टॉक होल्डिंग पीरियड लिखा ना, कैसे निकाला, 12 मंथ्स या 360 डेज़ या 52 वीक्स डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बच्चे, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 12 मंथ्स या 360 डेज़ ऑन एन एवरेज, है ना, 365 भी होता है आपको पता ही है, एंड डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशो। और मुझे बताओ स्टॉक टर्नओवर रेशो आप कैसे निकालते हो। स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, है ना जी। तो यहाँ हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। कुछ नहीं करा मैंने, स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला लिख दिया नीचे, और आप इसको थोड़ा सही करके लिख लो, इसको ऊपर ले जाओ। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 12 मंथ्स 360 डेज़ 52 वीक्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और मल्टीप्लाई बाय एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक, है ना बच्चे। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड निकालने का ये तरीका भी होता है। कैसे मैं बोलूँगा इसको, मतलब इसको मैं पढ़ूँगा किस तरीके से। मैं बोलूँगा जी, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12 महीने का है, मतलब 12 महीने का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना है, या मैं ऐसा कहूँ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये 12 महीने का है, तो जो आपके पास स्टॉक पड़ा है वो कितने दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके गोडाउन में जो स्टॉक है वो कितने दिन का है। समझ आया मैंने क्या बोला, आई होप समझ में आया हो। जैसे मैं ये कहता हूँ कि यार ये जो 12 लाख का स्टॉक है ये 12 महीने का पड़ा हुआ है, तो ये जो 1 लाख का स्टॉक है ये कितने टाइम के लिए होगा। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय कितना, 12 लाख, है ना। 12 लाख रुपए का स्टॉक 12 महीने के लिए है, तो जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 1 लाख का, वो कितने दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो करके आपका आ जाएगा 1 मंथ, 1 महीने का स्टॉक पड़ा हुआ है। आपके गोडाउन में जो स्टॉक है वो कितने महीने का है, वो है 1 मंथ का। तो ये 1 मंथ मेरे लिए क्या आ गया बच्चे, स्टॉक होल्डिंग पीरियड। और ये स्टॉक होल्डिंग पीरियड जितना कम होगा ना उतना बेटर है। क्यों, क्योंकि उतने कम टाइम के लिए मेरा पैसा जो है स्टॉक में फंसेगा। समझ आ रही है, उतना जल्दी मेरा पैसा रियलाइज़ हो जाएगा उतना बेटर है, जितना जल्दी रियलाइज़ हो जाए दैट इज़ बेटर। तो दूसरे वर्ड्स में ऐसा कह सकते हैं कि स्टॉक टर्नओवर रेशो जितना हाई होगा
दैट इज़ बेटर। आई होप आपको स्टॉक होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ होती है। तो स्टॉक होल्डिंग पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको मैं एक चीज़ और समझाता हूँ। एक आपने रेशो और सुनी होगी जिसको हम कहते हैं डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो। बताना ज़रा डेटर्स टर्नओवर रेशो कैसे निकालते हैं। चलो मैं बताता हूँ। तो डेटर्स टर्नओवर रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, हम लिखते हैं यहाँ पे क्रेडिट सेल नेट, नेट मतलब रिटर्न वगैरह लेस करने के बाद, डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल, मतलब एवरेज डेटर्स, है ना। डेटर्स प्लस BR दोनों ही कवर हो जाते हैं इसमें, तो जनरली इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको समझ आई हो, है ना। क्या मतलब है इस चीज़ का बच्चे, इसका मतलब ये है, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि डेटर्स टर्नओवर रेशो हमें क्या बताता है बच्चे। डेटर्स टर्नओवर रेशो ना हमें हमारे कलेक्शन डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी दिखाता है कि हमारे पास जो कलेक्शन डिपार्टमेंट है वो कितना एफिशिएंटली डेटर से कैश कलेक्ट करता है। मतलब ये कि आपने पूरे साल में कितनी बार इनसे कैश कलेक्ट कर लिया। जैसे मान लो मैं कहता हूँ आंसर 6 टाइम है, आंसर आया मेरा 6 टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पूरे साल में 6 बार इनसे कलेक्शन करी है। मेरी बात समझ आई यहाँ तक। पूरे साल में आपने कितनी बार कलेक्शन करी है बच्चे, 6 टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि आपने अपने डेटर्स को 2 महीने का टाइम दिया होगा पूरे। समझ आई यहाँ तक। अगर आप अपने डेटर्स को 2 महीने का टाइम देते हो तभी तो 6 बार कलेक्शन होगी पूरे साल में। समझ आई यहाँ तक, नहीं आई मैंने क्या बोला बच्चे। अगर मैं 6 टाइम कह रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ कि मान लो 12 लाख रुपए की हमारी क्रेडिट सेल है पूरे साल की। ये 12 लाख रुपए की सेल एक दिन की नहीं है, पूरे साल की होती है। और मेरे पास जो डेटर्स रहते हैं ऑन एवरेज पूरे साल, वो रहते हैं मेरे पास, मान लेते हैं 2 लाख के। एवरेज डेटर्स कितने, 2 लाख। एवरेज डेटर्स कैसे निकालते हैं, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही हम एवरेज स्टॉक भी निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो चलो अब मुझे बताओ एवरेज डेटर्स कितना आ गया, ये 6 टाइम्स। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये हो गया कि पूरे साल में 6 बार आपने कलेक्शन करी होगी, हाँ या ना। और अगर आप 6 बार कलेक्शन करते हो तो इसका मतलब आप 2 महीने का टाइम देते हो अपने डेटर्स को, क्रेडिट पीरियड जिसको कहते हैं, कि आपने अपने कस्टमर को 2 महीने का टाइम दिया है, 2 महीने बाद आप पेमेंट कर देना, हाँ या ना। तो आप मुझे बताओ ये रेशो जितना कम हो वो बेटर है या जितना हाई हो वो बेटर है। जितना हाई हो वो बेटर है, क्यों, क्योंकि मेरा पैसा कम टाइम के लिए डेटर्स में फंसेगा। क्योंकि डेटर्स को मैंने क्या दिया है, गुड्स या सर्विसेज जो भी हैं, तो गुड्स या सर्विसेज मेरे को फ्री में थोड़ी ना मिली है बच्चे, मैंने भी तो कहीं ना कहीं से परचेज़ करी होंगी, उनको तो मैंने पेमेंट करा होगा, हाँ या ना। तो उनको पेमेंट मैंने कहाँ से करा है, बैंक से लोन लेके करी है उनको पेमेंट। माल कहाँ से ख़रीदूँगा मैं, माल बेचने के लिए पहले मैं माल ख़रीदूँगा भी तो सही, हाँ या ना। तो माल ख़रीदने के लिए पैसे मैंने बैंक से लिए थे, उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो जितना जल्दी हो सकता है डेटर से कलेक्ट हो जाए ताकि मैं बैंक वालों को उनका पैसा दे सकूँ। मेरी बात समझ आई यहाँ तक। लॉन्ग टर्म से हम जनरली इतना नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, आपको पता है ना कि वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो खैर चलो वो मैं कनेक्ट करूँगा इस पॉइंट को जो मैंने अभी बोला बच्चे, वो पॉइंट भी मैं कनेक्ट करूँगा आगे थोड़ा सा। अभी आप बस कॉन्सेप्ट को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये रेशो जितना हाई होगा उतना बेटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि कलेक्शन जल्दी हो जाएगी। अगर मैं कहता हूँ मान लो 12 टाइम्स, अगर आंसर मेरा कितना आ रहा है 12 टाइम्स, तो इसका क्या मतलब है 12 टाइम्स का, तो इसका मतलब ये हो गया ना कि आपने अपने डेटर से पूरे साल में 12 बार कलेक्शन करी है। इसका मतलब आप अपने डेटर्स को 1 महीने का टाइम देते होंगे, हाँ या ना। कस्टमर को आप कितना टाइम देते हो, 1 महीने का। 1 महीने बाद आपके कस्टमर आपको पेमेंट कर देते हैं, तो इसका मतलब पैसा कम टाइम के लिए फंसा आपका, ठीक है ना। तो ये रेशो जितना हाई जाएगा उतना बेटर है, उतना हमारा कलेक्शन डिपार्टमेंट एफिशिएंटली काम करता है। समझ आई यहाँ तक। ये हमें कलेक्शन डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी दिखाता है।
अच्छा, ये आपने कैसे निकाला, 2 महीने या 1 महीना कैसे निकाल रहे हो आप? तो इसको हम कहते हैं बच्चे डेटर्स कलेक्शन पीरियड। क्या कहते हैं इसको हम? डेटर्स कलेक्शन पीरियड। कैसे निकाला जाता है बच्चे डेटर्स कलेक्शन पीरियड? तो हम ऐसा कहते हैं 12 मंथ्स, अगर मंथ्स में निकालना है तो, डेज़ में निकालना है तो 360 डेज़, है ना, या 365 डेज़, जैसा भी है, एंड डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली 52 वीक्स, अगर आप वीक्स में कैलकुलेट करते हो तो, एंड डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, है ना। 12 महीने अगर आप मंथ्स में निकाल रहे हो तो 12 मंथ्स, और डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जैसे हमारा 6 टाइम आया है तो 6 से डिवाइड कर दोगे तो 2 महीने आ जाएगा आपका। सिंपल, है ना। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, बताओ, 12 मंथ्स, 360 डेज, 52 वीक्स, डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। इस फॉर्मूले को लिख दो ना, इस पूरे को। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो यानी कि क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, एवरेज डेटर्स, हाँ या ना, ठीक है। या फिर आप इसको ऊपर ले आओ तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 12 मंथ्स, 360 डेज, 52 वीक्स, डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेटर्स, ठीक है। वो तो बात एक ही है, मैंने क्या करा, फॉर्मूले को खोल दिया बस। तो ये क्रेडिट सेल, जैसे मैं कहता हूँ मेरी इस एग्जांपल में, जो अपने एग्जांपल लिया ऊपर मैंने, इसमें 12 लाख क्रेडिट सेल लिए और 2 लाख रुपए के डेटर्स लिए। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि यार मेरी जो ये क्रेडिट सेल है 12 लाख रुपए की, ये 12 महीने की क्रेडिट सेल है। 12 लाख रुपए की क्रेडिट सेल कितने महीने की है बच्चे? 12 महीने की। तो जो मेरे पास 1 लाख रुपए की डेटर्स हैं, ये कितने महीने के हैं? तो ये मेरा कितना आ जाएगा बच्चे? 2 मंथ्स। इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। 2 महीने, 1 मंथ, 1 मंथ आ जाएगा ना ये तो, है ना। अच्छा, डेटर्स बच्चे 2 लाख के हैं, सॉरी, डेटर्स 2 लाख के हैं, तो फिर ये 2 मंथ्स ही तो आएगा, ठीक है। डेटर्स 2 लाख के हैं तो ये 2 मंथ्स। ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए के डेटर्स मेरे आउटस्टैंडिंग रहते हैं। पता है आपको, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं साल के एंड पे, तो उस बैलेंस शीट के अंदर जो डेटर्स दिखाए जाते हैं उसका मतलब क्या होता है, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऑन एन एवरेज मेरे 2 लाख रुपए के डेटर्स आउटस्टैंडिंग रहते हैं, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं बैलेंस शीट बनाऊँगा तो उस बैलेंस शीट के अंदर जब मैं डेटर्स दिखाऊँगा ना यहाँ पे, तो कितना दिखाऊँगा? 2 लाख रुपये, है ना। तो ये जो 2 लाख रुपए के डेटर्स हैं, ये क्या मतलब क्या बताना चाहते हैं आपको ये बच्चे? ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं 2 महीने की क्रेडिट सेल। समझ आया मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ आपसे? इट रिप्रेजेंट्स द क्रेडिट सेल ऑफ 2 मंथ्स। तो अगर ये 2 महीने की क्रेडिट सेल है तो क्या 12 महीने की क्रेडिट सेल नहीं निकाल सकते? बड़े आराम से निकल जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? समझ आई यहाँ तक? तो ये वही चीज़ है बच्चे। तो ये इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज़ कॉल्ड एज डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चे? तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो मैं आज ना एक्चुअली इतना ही रख रहा हूँ, मेरे गले में थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देता हूँ बच्चे, ठीक है। कल देता हूँ मैं बाकी चीज़ें। एंड ओके बच्चे।